बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसके 4 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 5 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 4 पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को ICU के जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं उनके डिफरेंट कंसेप्ट्स डिटेल से पढ़ाए थे। ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि कितने मॉडल्स होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है, और जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है क्रिटिकल केयर यूनिट्स की वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं क्रिटिकल केयर टीम के वो हमने डिस्कस किए थे, और उनके जो कोर कम्पिटेंसीज होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स मॉडल फॉर ICU एडमिशन के बारे में। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, जो वाइटल साइंस वगैरह होते हैं, तो उनमें जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस किस हद तक आ जाए तो उसको हम क्रिटिकल तस्वुर करते हैं, और फिर उस टाइम ICU के अंदर पेशेंट को एडमिट करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को सही तरीके से समझना और याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इंक्लूड किए जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग काम करेंगे ICUs के अंदर तो वहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, और पल्स अगर 150 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो रही है तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि अब ये ऐसी कंडीशन है जो कि क्रिटिकल है और अब इस पेशेंट को ICU में एडमिट करना लाजमी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सही तरीके से याद करनी है। फिंगर टिप्स पे आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। वाइटल साइंस के बारे में लिखा है, पल्स लेस देन 40 आर ग्रेटर देन 150 बीट पर मिनट। यानी अगर पल्स रेट आप लोगों को पता है कि नॉर्मली 60 to 100 होती हैं, तो यहाँ पे अगर 40 से कम हो जाए या फिर 150 से ज़्यादा हो जाए पर मिनट बीट्स, तो उस टाइम वो ऐसे कंडीशंस होते हैं 40 से कम और 150 से अबव कि उस टाइम उसको हम क्रिटिकल तस्वुर करते हैं और पेशेंट को ICU में एडमिट करते हैं। सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर जो है वो अगर लेस देन 80 mmHg हो जाए या फिर 20 mmHg बिलो द पेशेंट्स यूजुअल प्रेशर। यूजुअल प्रेशर का उन लोगों को पता होता है जिनका ड्यूटी होता है और उनके पास डॉक्यूमेंटेड नोट्स भी पड़े होते हैं। उनमें भी वो लोग नोट्स करते आ रहे होते हैं कि अभी पेशेंट की ब्लड प्रेशर कितनी है, फिर बाद में कितनी है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर 80 mmHg से कम हो जाए या फिर जो उनका यूजुअली जिस तरह वो प्रेशर रहती थी तो उससे अगर 20 mmHg कम हो जाती हैं तो उस टाइम उस पेशेंट को ICU में एडमिट करना होता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो अगर 60 mmHg से कम हो जाए, मीन आर्टीरियल प्रेशर का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि एवरेज आर्टीरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड एज मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो नॉर्मली 70 to 100 mmHg होता है नॉर्मली। तो अगर ये 60 से कम हो जाए तो उस टाइम वो कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपने पेशेंट को क्रिटिकल तस्वुर करना है और उसको फिर ICU में एडमिट करना है। अभी मेन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो आप किस तरीके से मालूम करेंगे, मे भी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो वो लोग देख ले इसको कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ इक्वल टू 2 अंडर जो हमारे साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर हम प्लस करते हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको, और फिर इनको हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पेशेंट की ब्लड प्रेशर अगर आपने चेक की है और उसका ब्लड प्रेशर 60/50 आपको मिली है, रीडिंग 60/50 है, तो इसके लिए आप किस तरीके से मीन आर्टीरियल प्रेशर मालूम करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ है इनको आप फार्मूले में पुट करेंगे। तो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है तो इसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे
कि 2 के साथ जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने यहाँ पे एक पेशेंट का जो लिखा था तो 60/50 लिखा था, तो 50 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके साथ प्लस करेंगे और फिर 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 2 को 50 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 100, और जब फिर हम उसको प्लस करते हैं 60 के साथ तो फिर वो हमारे साथ 160 आता है। 160 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो फिर इसका आंसर जो है वो आता है 53। तो 53 का मतलब ये है कि अब ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ये लेस देन 60 है। अगर लेस देन 60 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्रिटिकल कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर ये जो पेशेंट है इसको आप लोगों ने एडमिट करनी होगी आईसीयू के अंदर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद लिखा है डायस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर का। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अगर 120 mmHg से ग्रेटर हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम ये बात लाजमी है कि ये पेशेंट अब क्रिटिकल कंडीशन में है और इसको आईसीयू के अंदर एडमिट करनी है। रिस्पायरेटरी रेट जो है वो अगर 35 ब्रीथ पर मिनट से बढ़ जाए तो उस टाइम वो क्रिटिकल कंडीशन होती है और पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ का भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ में यहाँ पे आप लोगों को सोडियम का बताया गया है। तो सोडियम का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के नॉर्मली 135 to 145 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर सोडियम जो है वो नॉर्मली होता है सीरम में। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आईसीयू में एडमिट करने के लिए अगर किसी पेशेंट का जो सीरम सोडियम लेवल है वो 110 से कम हो जाए, 110 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर से अगर कम हो जाए या फिर 170 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम वो कंडीशन एक क्रिटिकल कंडीशन है और उस टाइम आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करनी है। इसी तरह नॉर्मल यहाँ पे सीरम पोटाशियम लेवल जो है वो आप लोगों को पता है कि नॉर्मल सीरम पोटाशियम कितना होता है 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है और इसका यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि अगर लेस देन 2.0 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर हो या फिर 7.0 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर से ज़्यादा हो तो उस टाइम ये ऐसी कंडीशन होती है कि आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों को पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये 75 to 100 mmHg नॉर्मल होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर ये 50 से कम हो जाए तो उस टाइम आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करनी है। पीएच का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के नॉर्मल ब्लड पीएच जो है वो 7.35 to 7.45 होती है। अब यहाँ पे आईसीयू में एडमिट करने के लिए ज़रूरी है कि अगर पीएच जो है वो कम हो जाए 7.1 से या फिर वो ज़्यादा हो जाए 7.7 से तो फिर उस टाइम पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। सीरम ग्लूकोज लेवल का आप लोगों को पता है कि 70 mg पर डिसीलीटर टू 100 mg पर डिसीलीटर नॉर्मल होती हैं सीरम ग्लूकोज लेवल। ये अगर 800 mg पर डिसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये जो 800 mg पर डिसीलीटर हैं ये एक्सट्रीमली हाई कंडीशन होती हैं और एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती हैं। अगर ग्लूकोज लेवल जो है वो ग्रेटर देन 800 mg पर डिसीलीटर हो जाए तो ये वो टाइम है कि ये क्रिटिकल है कंडीशन है और इस टाइम आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करनी है। सीरम कैल्शियम का आप लोगों को पता है कि नॉर्मल जो सीरम कैल्शियम लेवल होती हैं तो वो 8.5 mg पर डिसीलीटर टू 10.5 mg पर डिसीलीटर होता है और अगर ये 15 mg पर डिसीलीटर से बढ़ जाए तो उस टाइम आप लोगों को पता हो कि ये क्रिटिकल कंडीशन है और पेशेंट को आईसीयू में आप लोगों ने एडमिट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है टॉक्सिक लेवल ऑफ ड्रग और अदर केमिकल सब्सटेंस इन ए हेमोडायनेमिकली और न्यूरोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट। कोई पेशेंट है जो कि हेमोडायनेमिकली या फिर न्यूरोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड है और उसमें कोई टॉक्सिक लेवल ऑफ ड्रग या फिर केमिकल सब्सटेंस की किसी टॉक्सिक लेवल टॉक्सिसिटी हो गई है तो उस टाइम वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन होती है और पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करना ज़रूरी होता है। फिर रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, टोमोग्राफी न्यूली डिस्कवर्ड, यानी इसका मतलब ये है कि जब रेडियोग्राफी की जाए, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाए या सीटी स्कैन वगैरह अगर किया जाए, टोमोग्राफी जिन्हें हम कहते हैं, तो उस टाइम कौन कौन से रिज़ल्ट्स ऐसे हैं जिन रिज़ल्ट्स को हम क्रिटिकल तस्वुर करते हैं और उस टाइम पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना ज़रूरी होता है। तो उनमें फ़र्स्ट वन है सेरेब्रल वास्कुलर
हेमरेज। तो ये सेरेब्रल वैस्कुलर हेमरेज जो है वो स्ट्रोक की ही एक टाइप है कि जिसमें ब्लड वेजल ब्रेन के अंदर या ब्रेन के सरफेस पे फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लीक हो जाती है ब्रेन के अंदर या अराउंड द ब्रेन, और उसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं। तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, इस टाइम पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना लाजमी होता है। इसके अलावा कंट्यूशन और सबअर्केनोइडल हेमोरेज है। कंट्यूशंस आपको पता है स्टूडेंट्स, कंट्यूशंस में आप लोगों को जब पीडियाट्रिक वो नर्सिंग पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को कंट्यूशंस का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ था कि ये स्कैटर्ड एरियाज़ होते हैं ब्रेन में। अगर ब्रेन जो है वो ज़ोर से फ्रंटल बोन के साथ या टेम्पोरल बोन के साथ या जो ड्यूरामेटर है उसके किसी फोल्ड के साथ टकराती है तो ब्रेन के ऊपर वो स्कैटर्ड एरियाज़ बन जाते हैं ब्लीडिंग के, तो इसको हम कहते हैं कंट्यूशंस। तो अगर कंट्यूशंस बने हैं या फिर सबअर्केनोइडल हेमोरेज है तो उस टाइम भी वो क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं जिनमें हमने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करनी होती हैं। और इसके साथ साथ इन रिपोर्ट्स के साथ साथ हमें ये भी देखनी होती है कि पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है अगर वो अल्टर्ड है और कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस आपको नज़र आ रहे हैं तो उस टाइम वो क्रिटिकल कंडीशन है, आपने ज़रूर पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करना है। इसके अलावा रप्चर्ड विसरा, ब्लैडर, लीवर, एसोफेजियल वेरिसीज और यूट्रस विद हेमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें विस्ट्रल ऑर्गन्स जो है उसमें कोई रप्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है अल्ट्रासाउनोग्राफी के थ्रू, ब्लैडर में, लीवर में या फिर एसोफेजियल वेरिसीज कोई है उसमें कोई रप्चरिंग हो गई है, यूट्रस में कोई ऐसी रप्चरिंग का आप लोगों को दिखाई दे रहा है और साथ में हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी भी है, तो वो क्रिटिकल कंडीशन होती हैं और उसमें आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना होता है। और इसके अलावा डाइसेक्टिंग आयोर्टिक एनोरिज्म, अगर डाइसेक्टिंग आयोर्टिक एनोरिज्म है, डाइसेक्टिंग आयोर्टिक एनोरिज्म आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है कि जिसमें जो आयोर्टा होता है उसका जो इनर लेयर है उसमें वो फट जाता है, उसमें टीयर आ जाती हैं और इस टीयर की वजह से, इस फट जाने की वजह से ब्लड जो है वो जो आयोर्टा के वाल्स है तो उसके जो लेयर्स है उसके अंदर वो फ्लो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से एक जो है वो फाल्स चैनल एक बन जाता है, वहाँ पे वो नॉर्मली नहीं जानी होती है जहाँ पे ब्लड अभी जो है वो लेयर्स के दरमियान जो है वो फ्लो करती हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसा कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं तो उनको ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, या फिर ये एरिया जो है यहाँ पे रप्चर भी हो सकती है। अगर ये रप्चर हो गई तो बाहर जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो हो सकती हैं, ब्लड जमा हो सकती हैं। तो ये एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती हैं, तो इसीलिए इसको अर्ली डिटेक्ट करना और इसके लिए अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमने पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करना होता है। इसके अलावा लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर आप ईसीजी कर लेते हैं और ईसीजी में आप लोगों को कुछ फाइंडिंग्स ऐसे होते हैं जो कि अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को उस टाइम ये समझना है कि ये क्रिटिकल कंडीशन है और पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत है। उसमें लिखा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन विद कम्प्लेक्स एरिथमियाज, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गई है, हार्ट अटैक हो गई है और साथ में कम्प्लेक्स एरिथमियाज भी हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, तो उस टाइम ये क्रिटिकल कंडीशन है, आपने पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करनी है। हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोई हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी आपको मिल रही है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आप लोगों को अगर याद है तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हार्ट जो है वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बिल्ड अप फ्लूइड हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपको मिल जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सीरियस कंडीशन है कि जिसमें आपने पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करनी होती है। सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है और वो सस्टेन्ड है, बरकरार रहती हैं, फिर सही नहीं होती हैं, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आप लोगों को पता है स्ट्रेंस के ये लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियाज होते हैं जिसमें वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रिपीटली हो रहे होते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसके लिए प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर टिपिकली जो सीपीआर है उसके थ्रू या फिर जो डिफिब्रिलेटर है उसके थ्रू इंटरवेंशन की जाती हैं। तो इसीलिए ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पेशेंट को क्रिटिकल तस्वुर करना और उसको आईसीयू के अंदर एडमिट करना ज़रूरी होता है।
कंप्लीट हार्ट ब्लॉक अगर है और साथ में हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी है। हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी में बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ये पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि जो जितना भी हमारे साथ तो जो हीमोडायनेमिक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अगर उतार चढ़ाव हो जाए उनके लेवल में, तो इसको हम कहते हैं जो जितने भी ब्लड प्रेशर हो गया, पल्सेस हो गए, तो इनकी जो इनस्टेबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी। तो उसको देखते हुए हमने पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करनी है। फिज़िकल फाइंडिंग्स, कुछ ऐसे फिज़िकल फाइंडिंग्स है जिनकी अगर एक्यूट ऑनसेट हो जाए तो उस टाइम आपने पेशेंट को क्रिटिकल तस्वुर करना है और फिर पेशेंट को ले जाके आईसीयू के अंदर एडमिट करना होता है। वो कौन से हैं? अनइक्वल प्यूपिल्स इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसके जो प्यूपिल्स है तो वो अब अनइक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे बी ब्रेन डेथ जो है वो हो रही है, या इस तरह कोई सीरियस मसला है कि जिसमें ब्रेन जो है वो काम छोड़ रही है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपने उस टाइम पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करनी है। बर्न्स कवरिंग ग्रेटर देन 10% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, अगर बर्न है और 10% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया अगर इफ़ेक्ट हुआ है, कवर हुआ है, तो उस टाइम ये ऐसी फिज़िकल फाइंडिंग है कि जो कि क्रिटिकल कंडीशन को हाईलाइट करती हैं और उस टाइम आपने पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट करना होता है। एनयूरिया अगर हो गया, बिल्कुल यूरिन पास नहीं हो रहा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, कोमा अगर है, कंटिन्यूस सीजर्स अगर हो रहे हैं, साइनोसिस अगर है, कार्डियक टेम्पोनाट अगर है। कार्डियक टेम्पोनाट भी अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसी सीरियस मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें हार्ट जो है उसकी कंप्रेशन होती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो पेरिकार्डियल सेक है उसमें फ्लूइड की कमुलेशन हो जाती है और इस फ्लूइड के बिल्डअप होने की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर आती है और हार्ट जो है वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता और उसकी जो एबिलिटी है ब्लड को इफेक्टिवली पंप करने की वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। तो ये भी एक ऐसी फिज़िकल फाइंडिंग है कि जिसको अगर हम देखें, फाइंड आउट कर लिए, तो फिर आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। इंटेंसिव मॉनिटरिंग इज़ जनरली रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ये जितने भी केसेस यहाँ पे दी गई हैं, तो इन केसेस के लिए इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर होती है, क्योंकि ये सीरियस कंडीशंस होते हैं। इनमें अगर इंटेंसिव मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो पेशेंट के जान को ख़तरा हो सकता है। कौन कौन से कंडीशंस हैं? क्रेनियल न्यूरोसर्जरी है, अगर क्रेनियल न्यूरोसर्जरी हुई है तो उसके लिए इंटेंसिव मॉनिटरिंग चाहिए होती है। हेड इंजरीज अगर हुए हैं और साथ में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। इंक्यूबेटेड अगर पेशेंट्स हैं जिनमें ट्रेकियोस्टमी भी शामिल है, अगर ट्रेकियोमस्टमी भी की गई है तो उनके लिए इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। मेजर ट्रॉमा अगर हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिवली जो पेशेंट्स होते हैं तो उनकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है उनको रिक्वायर होती है। एब्डोमिनल सर्जरी अगर हुई है और किसी भी ऐसे कंडीशन के लिए कि 24 हावर्स तक उसको नेगलेक्ट किया गया था, वो एक इमरजेंसी थी लेकिन 24 हावर्स तक वो नेगलेक्ट हुआ है, उसको नहीं देखा गया है किसी भी वजह से और फिर उसकी सर्जरी हुई है, तो उस टाइम वो कंडीशन जो है वो इंटेंसिव मॉनिटरिंग रिक्वायर करती हैं। उसमें पेशेंट की जान को ख़तरा हो सकता है अगर इंटेंसिव मॉनिटरिंग ना की जाए। चेस्ट ड्रेन इन द फर्स्ट 24 हावर्स, चेस्ट ड्रेन की जाए और उसके फर्स्ट 24 हावर्स जो है उसके अंदर पेशेंट की इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वेंटिलेशन डिफ़िकल्टीज़ अगर हो, एयरवे डिफ़िकल्टीज़ अगर हो, पोटेंशियल आर इस्टेब्लिश्ड या कोई इस्टेब्लिश्ड एयरवे डिफ़िकल्टीज़ है जो कि हो चुके हैं या फिर पेशेंट इस खतरे में हैं कि उसको एयरवे डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, तो उस टाइम उसको इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जैसा कि पोस्ट थायरॉइडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ए लार्ज गोइटर, कोई लार्ज गोइटर था उसको निकालने के बाद या थायरॉइडेक्टोमी करने के बाद, थायरॉइडेक्टोमी जो थायराइड ग्लैंड की रिमूवल होती हैं सर्जरी के थ्रू, उसके पार्ट्स की या फिर पूरे थायराइड ग्लैंड की, तो ये थायरॉइडेक्टोमी कहलाती हैं उस टाइम। और इनके अलावा अनस्टेबल पल्स और ब्लड प्रेशर हाई और लो, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर भी अगर है, पल्स भी अगर है, चाहे वो बहुत ज़्यादा हाई है चाहे बहुत ज़्यादा लो है, इनकी वैल्यू में पिछली स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो वो आप लोगों ने याद रखने हैं कि किस कंडीशन में आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है और किस कंडीशन के अंदर इंटेंसिव मॉनिटरिंग उनकी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनयूरिया हो गया, ओलीयूरिया हो गया यानी फ्यू यूरिन या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन, सीवियर प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, तो ये प्री इक्लेम्सिया जो है इसको हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया भी कहते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टिपिकली ये आफ्टर 20 वीक्स
ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये स्टार्ट हो जाती हैं। इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि 3 सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं। एक तो ये कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनकी अगर हम यूरिनरी करें तो वहाँ पे हमें प्रोटीन जो है वो फाइंड आउट होते हैं यूरिन के साथ, हेडेक होती हैं और विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो ये जो है प्रीक्लेम्जिया के मेन सिम्टम्स होते हैं। और ईक्लेम्जिया ये कॉम्प्लिकेशन है प्रीक्लेम्जिया की। प्रीक्लेम्जिया जब किसी प्रेग्नेंट वूमेन को हो जाती हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो फिर उसके साथ साथ ये जो प्रोटीन इन यूरिन है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके साथ साथ सीजर्स भी स्टार्ट होते हैं। और जब सीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं ईक्लेम्सिया। तो ये दोनों कंडीशन अगर है तो इसमें भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल सेप्सिस खुदा न खास्ता अगर हो गई है, सर्जिकल सेप्सिस कहते हैं जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होती हैं। अगर सर्जरी के दौरान खुदा न खास्ता पैथोजन जो है वो इंटर हो गए हैं पेशेंट के बॉडी में और इसकी वजह से एक ओवरवेलमिंग एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गई है, पूरे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गई हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है सर्जिकल सेप्सिस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है, साथ में हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है और ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन की तरफ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सर्जिकल सेप्सिस। तो इसके लिए भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और सर्जरी, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड हेमोरेज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया या फिर सर्जरी, खास करके अनएक्सपेक्टेड हेमोरेज जो है वो अगर स्टार्ट हो जाए, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो वहाँ पे भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर होती हैं। हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, हाइपोक्सिया अगर हो जाए, न्यूनेट्स को ज़रूरत पड़ती हैं इंटेंसिव मॉनिटरिंग की आफ्टर एनी सर्जरी, चाहे उनकी जो भी सर्जरी हो तो उसके बाद उनको इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू। इन्फेक्शन कंट्रोल का आईसीयूज़ के अंदर क्या कंसेप्ट है। A patient in intensive care unit is at risk for many reasons। बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से वो पेशेंट जो आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं तो वो रिस्क पे होते हैं। और बहुत सारे रीजंस में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एक कंडीशन से गुज़र रहे हैं और इस क्रिटिकल कंडीशन से गुज़रते हुए उनकी जो पूरी बॉडी है उसमें ओवरऑल वीकनेस है और साथ में उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज़ हो गई है। और उस इम्यून सिस्टम के कंप्रोमाइज़ होने की वजह से थोड़ी भी अगर पैथोजन जो है उनकी अमाउंट उनके इर्द गिर्द आ जाती हैं तो वो उनको अफेक्ट कर सकते हैं। वाई इन्फेक्शन कंट्रोल, क्यों आईसीयू के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। तो उसके बारे में लिखा है इंटेंसिव केयर यूनिट्स आईसीयूज़ 10% of total beds, more than 20% of all nosocomial infections are required in ICUs। इंटेंसिव केयर यूनिट्स वो यूनिट्स है कि जिसमें जो हॉस्पिटल में टोटल बेड्स होते हैं तो उनमें से 10% बेड्स होते हैं, यानी इतने पेशेंट्स होते हैं आईसीयूज़ के अंदर, लेकिन मोर देन 20% वो इस रिस्क पे होते हैं कि उनको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस मींस जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं। तो 20% जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आईसीयू के अंदर उनको एक्वायर होते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ICU acquired infections account for substantial morbidity, mortality and expense। अब जो ICUs में उनको जो infections acquire होते हैं तो वो उनके लिए एक considerable morbidity भी कास्ट करते हैं। substantial का मतलब है considerable, morbidity भी कास्ट कर सकते हैं, mortality भी कास्ट कर सकते हैं और expense भी कास्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस इन सेंस के अगर वो बीमार हो गए और उनके लिए इलाज करते फिर रहे हैं तो उनका कितना खर्चा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इम्प्रूविंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन क्रिटिकल केयर एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है और इन्फेक्शन कंट्रोल जो मेजर्स है वो अगर किए जाए क्रिटिकल केयर के अंदर तो ये एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं, ये स्पीड अप करती हैं हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट को। क्योंकि हमने पढ़ा कि 20% से ज़्यादा चांसेस नोजोकोमियल इन्फेक्शन के आईसीयूज़ के अंदर होते हैं। तो इसको अगर हम मैनेज करें, इसको हम रिड्यूस करें तो ओवरऑल जो हॉस्पिटल है उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम स्पीड दे सकते हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन इन्फेक्शंस, अब वो कौन से फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फेक्शंस पे, इन्फेक्शंस के स्प्रेड होने में। तो लिखा है कंपेयर टू जनरल पेशेंट्स इन आईसीयूज़ हैव मोर
comorbidities and more severe acute physiological derangements। ये जो ICU के अंदर एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं तो ये क्रिटिकली इल क्लाइंट्स होते हैं, इसीलिए इनके लिए लिखा है कि इनमें ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जनरल पेशेंट इनमें ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ होते हैं, बहुत सारे बीमारियां होते हैं और इनकी जो फिजियोलॉजिकल डिरेंजमेंट्स है, उतार चढ़ाव है इनकी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स वगैरह में, इनके बॉडी की हालत में, तो वो मोर सीवियर होती है देन जनरल पेशेंट्स। तो इसीलिए ये एक ऐसी फैक्टर हैं जो कि इस बात को बताती हैं कि ये ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शंस के सामने। The high frequency of use of catheters provide a portal of entry of organism into the bloodstream, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कैथेटर्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट जो है वो कैथेटर पास किए गए होते हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स डिपेंडेंट होते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो डिफरेंट कैथेटर्स पास होते हैं इनको, तो ऑर्गेनिजम्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको एक पोर्टल ऑफ एंट्री मिल जाती है, वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, और ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस ऐसे पैथोजेंस जो कि एक से ज़्यादा ड्रग को जब ये रेजिस्ट करते हैं तो उनको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, जिसमें MRSA जो है इसका फर्स्ट नेम दिया गया है। MRSA आप लोगों को पता है, स्टूडेंट्स में पहले भी इसके बारे में आप लोगों को कई जगहों पे पढ़ा चुकी हूँ। मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरियम है जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं, जिनमें से मिथिसिलिन जो है वो भी जिनमें शामिल है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और इसकी वजह से रेंज ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, जिनमें मामूली स्किन इन्फेक्शन भी होते हैं और सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसा कि नमूनिया हो सकती हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये और इसके अलावा यहाँ पे VRE का बताया गया है, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस जो एंटेरोकोकाई हैं उनका। वेंकोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, और ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात की गई है तो ये एंटेरोकोकाई है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मली इंटेस्टीन में भी होते हैं, ह्यूमन इंटेस्टीन में, और फीमेल जो जेनिटल ट्रैक होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है एक बंदे का, तो फिर ये अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं और फिर ये UTI काज करते हैं और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस भी काज करते हैं, और फिर जो वेंकोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है तो उसको ये रेजिस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे जो कॉमनली यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक्स है तो उनको भी ये रेजिस्ट करते हैं। तो इनके बारे में लिखा है कि MRSA एंड VRE आर बीइंग आइसोलेटेड विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी इन ICU, और ये ICU में पाए जाते हैं और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हम करना चाहें तो उसके कुछ जनरल उसूल है, वो क्या है? फर्स्ट वन लिखा है इन्फेक्शन कंट्रोल ए डिसिप्लिन दैट अप्लाइज epidemiologic and scientific principles and statistical analysis to the prevention or reduction in rates of nosocomial infection। इन्फेक्शन कंट्रोल होती क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल एक ऐसी डिसिप्लिन है जो कि एपिडेमियोलॉजिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है उनको अप्लाई करती हैं, और जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है उसको भी अप्लाई करती हैं, ताकि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं वो प्रिवेंट हो सके, उनमें रिडक्शन, उनके रेट्स में रिडक्शन आ सके। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल होती हैं। Effective infection control programs proven to reduce the rates of nosocomial infection and to be cost effective। Effective infection control programs वो programs होते हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि वो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को, उनके रेट्स को भी कम करती हैं और साथ में वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, तो वो कहलाते हैं इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स। Infection control is a key component of the broader discipline of hospital epidemiology। Hospital epidemiology जो है उसका एक component है infection control। अब hospital epidemiology क्या है? तो hospital epidemiology को हम health care epidemiology भी कहते हैं, या फिर इसको हम simply infection control भी कहते हैं। ये epidemiology की एक branch है जिसका focus इस चीज़ पे होता है कि जो health care associated infections हैं तो उनको study की जाए और उनको manage करने के लिए different जो है मेजर्स किए जाए हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ होते हैं वहाँ पे, और जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं वहाँ पे भी। और इनका हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी का मेन गोल ये होता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर एसोसिएटेड जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको प्रिवेंट करना, कि जो पेशेंट्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं और विजिटर्स होते हैं उनमें ये स्प्रेड ना हो ये इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड
एसोसिएटेड इन्फेक्शंस जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस, इनकी इंसिडेंस को कम करना और पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करना। तो ये हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी के एम्स होते हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है तो उनके फंक्शंस और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट वन एजुकेशन है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल बाय हैंड हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू डिवाइसेस, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। वो एजुकेट करे लोगों को, पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को और हॉस्पिटल के जितने भी अमले हैं उन सब को कि वो हैंड हाइजीन वो अपनाएं। इसके अलावा जो जितने भी डिवाइसेस हैं उनको वो डिसइंफेक्टेंट उनकी करें, उनको बिल्कुल जो है स्टरलाइज करें ताकि उनकी वजह से बीमारियां जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना फैलें, और जो इन्फेक्शियस वेस्ट है तो उनको सही तरीके से डिस्पोजल करना अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली। तो वो इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन करना, उनकी पहली एजुकेशन प्रोवाइड करना उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये कि डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, डिफरेंट इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को डेवलप करना। सर्विलेंस करना, सर्विलेंस एक सर्च होती है, एक साइंटिफिक सर्च होती है डिफरेंट हम डिजीज़ के लिए, डिफरेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं उनके लिए, डिफरेंट जर्म्स के लिए जो इन्फेक्शन का ज़रिया बनती हैं तो उनके लिए जो सर्च की जाती है साइंटिफिक सर्च, तो उसको हम कहते हैं सर्विलेंस। तो यहाँ पे सर्विलेंस जो है वो पूरे हॉस्पिटल के अंदर और टारगेटेड एरियाज़ के अंदर, हॉस्पिटल वाइड वर्सेस टारगेटेड एरियाज़, पूरे हॉस्पिटल में भी सर्विलेंस होना चाहिए। और टारगेटेड एरियाज़ मींस के उन वार्ड्स के अंदर, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आए हो जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ उनको हो, और ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होती हैं, तो उन एरियाज़ पे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, और जितने भी आउटब्रेक हो तो उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर की जाए, तो ये फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ डिवाइसेस यूज़, जितने भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उनकी इवैल्यूएशन करना। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। इसके अलावा ओवरसाइट ऑन द यूज़ ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट टू द रिस्क ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। कोई भी न्यू प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर नज़र रखना कि इसका कोई ताल्लुक तो किसी हद तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के साथ तो नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा रिव्यू ऑफ एंटीबायोटिक यूटिलाइजेशन, अगर एंटीबायोटिक यूज़ हो रहे हैं तो उनको रिव्यू करना और ये देखना कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो लोकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैटर्न के जैसी तो नहीं है। अगर एंटीबायोटिक एक यूज़ हो रही है तो उसके क्या असर पैदा हो रहे हैं या नहीं। लोग के लिए जो एंटीबायोटिक जिनकी रेजिस्टेंस हो चुकी है तो उनकी जो पैटर्न है कुछ इस तरह, ये जो एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है इसकी पैटर्न तो नहीं है, ये चेक करना, ये इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। हॉस्पिटल एम्प्लॉई हेल्थ, प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट, हॉस्पिटल एम्प्लॉई जो है उनके हेल्थ को देखना, ये भी इनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई एम्प्लॉई ले रहे हैं तो पहले उसकी असेसमेंट की जाए कि उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि वो सबको फैलाता फिरे हॉस्पिटल के अंदर, वो बीमारी सबको उससे ट्रांसमिट होती रहे। तो इसीलिए प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट करना। आफ्टर एक्सपोजर टू इधर ब्लड बॉर्न और रिस्पायरेटरी पैथोजेंस, अगर कोई रिस्पायरेटरी पैथोजेंस के साथ एक्सपोजर हो गया है हॉस्पिटल का अमला या ब्लड बॉर्न डिजीज़ के साथ, तो फिर उस टाइम आफ्टर एक्सपोजर असेसमेंट करना, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है। एरियाज़ ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, 4 मेजर एरियाज़ ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल विल बी रिव्यूड हियर। 4 एरियाज़ हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के जिनको अगर फॉलो किया जाए तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकती हैं। वो कौन से एरियाज़ हैं? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग हैंड हाइजीन, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है उनको फॉलो किया जाए, जैसे कि हैंड हाइजीन है। आइसोलेशन प्रिकॉशन किए जाए कि जो पेशेंट ऐसे डिजीज़ से हैं जिनको जो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, डिफरेंट इक्विपमेंट्स की और सर्विलेंस, जो साइंटिफिक सर्च होती हैं डिफरेंट इन्फेक्शियस जार्म्स के लिए भी और डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए भी। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अप्लाई टू, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है वो बॉडी फ्लूइड्स जितने भी होते हैं उन पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसा कि ब्लड पे ऑल बॉडी फ्लूइड्स, या फिर नॉन इंटैक्ट स्किन, अगर ऐसा स्किन के जो कि इंटैक्ट नहीं है तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन और सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस एक्सेप्ट स्वेट, तो स्वेट के लिए इसलिए एक्सेप्शन यहाँ पे लिखी गई है स्टूडेंट्स के। स्वेट जो है उसको इस तरह कंसीडर नहीं किया जाता कि ये कोई सिग्निफिकेंट सोर्स है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की, इसीलिए एक्सेप्ट स्वेट लिखा गया है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है।
यहाँ पे आप लोगों को हैंड हाइजीन के जो 7 स्टेप्स हैं वो बताए जा रहे हैं, जो कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं या आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो इनको दोबारा याद कर लीजिए। और सिर्फ याद करना ही काफ़ी नहीं है, जब आप लोग क्लिनिकल्स पे जाए तो वहाँ पे इन चीज़ों को अभी से आप फॉलो करना स्टार्ट करें, तो फिर ये आप लोगों की आदत बन जाएंगे और फिर आप लोगों के हाथों से किसी को नुकसान पहुंचने के बजाय किसी इंसानियत को फ़ायदा होगी, जिसका आप लोगों को सिला फिर मिलेगा। सो डू नॉट फॉरगेट इट, इसको आपने भूलना नहीं है। थैंक यू। क्लीन हैंड्स सेफ लाइफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। इन्फेक्शन कंट्रोल का जो कंसेप्ट था वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आईसीयू नर्सिस के जो वाइटल रोल्स हैं वो पढ़ाऊंगी। फिर इससे आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन अगर है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।